गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस में। कल शनिवार को वीडियो नहीं डाल पाया किसी कारणवश, तो आज आपकी रविवार को छुट्टी रहती है, तो आज आपको वीडियो जो है वो डाला जाएगा। आज हम आगे बात करेंगे। हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के कार्यकीय प्रभाव। ऑक्सीजन के कार्यकीय प्रभावों की बात हम लोग आज करेंगे। तो आपके 11 जो हैं वो दे रखे हैं। सबसे पहला जो दे रखा है 1 नंबर, वो है आपके सीरस प्रभाविता। सीरस प्रभाविता, या इसे बोल सकते हो शिकागर प्रमुखता। एपीसीएल जो डोमिनेंस है वो इसको बोला जाता है सीरस प्रभाविता को। देखिए क्या होती है सीरस प्रभाविता। शिरस्थ कलिका की जो उपस्थिति से साइड तथा कक्कस्थ कलिका की वृद्धि जो है वो आंशिक रूप से क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। एक तो देखिए ये मान लीजिए पादप है, इसकी ये शिरस्थ कलिका है, सबसे ऊपर वाली शिरस्थ कलिका, और एक इसकी कक्षस्थ कलिका जो होती है। शिरस्थ कलिका की उपस्थिति अगर होगी तो इसकी पार्श्व साइड वाली और इसकी कक्षस्थ कलिका जो होती हैं उनकी वृद्धि जो है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, शीर्ष प्रभाविता कहा जाता है। शीर्ष कलिका जो होती है ना, ये ऑक्सीजन का संश्लेषण करती है। ऑक्सीजन का संश्लेषण कौन करती है? अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संश्लेषण की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो संश्लेषण है वो किसके द्वारा होता है? शीर्ष कलिका द्वारा होता है। जो ऑक्सीजन निर्माण होने के बाद में वो शीर्ष कलिका से क्या होगा, नीचे की ओर स्थानांतरित होगा। क्या होगा? नीचे की ओर स्थानांतरित होगा, जिसके कारण जो साइड वाली कलिकाएं हैं, पार्श्व कलिकाएं जो होती हैं, उनकी वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। पार्श्व कलिका की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और यदि दूसरा तरीका अगर हम माने, अगर हम शीर्ष कलिका को काट दें, शीर्ष कलिका को क्या कर दें, पादप से हटा दें या काट दें, तो पार्श्व व कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होने लगती हैं। तब क्या है, पार्श्व और जो साइड वाली और जो कक्षस्थ कलिकाएं वो विकसित होंगे। वरना क्या हो रहा था, अगर नहीं काटेंगे तो नीचे की ओर स्थानांतरित होगा, तो ये क्या होगा, जो पार्श्व कलिका थी ये हो रही थी, इसकी जो वृद्धि है वो रुक रही थी, तो ये विकसित हो जाती हैं, जिससे पादप जो है वो झाड़नुमा हो जाता है। पादप कैसा हो जाता है, झाड़ीनुमा हो जाता है। जैसे मेहंदी का पादप है और चने का जो पादप है, उनकी शीर्ष कलिकाओं को तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उनकी पार्श्व और कक्षस्थ कलिकाएं हैं वो वृद्धि हो जाती हैं, इसलिए उनको काटा जाता है। तो ये शीर्ष प्रभाविता था 1 नंबर। अब हम आगे बात करते हैं 2 नंबर, कोशिका दीर्घीकरण। 2 नंबर क्या है, कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं कि कोशिका दीर्घीकरण क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो मुख्य कार्य है वो प्रो है शीर्ष, जो तने का शीर्ष है उसमें विभाजन के फलस्वरूप क्या करना, कोशिका का दीर्घीकरण करना होता है। क्या होता है? कोशिका का दीर्घीकरण करना होता है। ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है, जो प्रो शीर्ष है, तने का शीर्ष है, उसमें विभाजन के दौरान कोशिका का दीर्घीकरण करना होता है। ठीक है। प्रवाह में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता शीर्ष दीर्घीकरण को प्रेरित करती है, इसलिए प्रो शीर्ष धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व ऋणात्मक क्या होता है, गुरुत्वानुवर्ती होता है। देखिए सांद्रता पे डिपेंड करता है। अधिक सांद्रता है वो
शीर्ष कोशिका दीर्घीकरण को क्या करती है, प्रेरित करती है, जिसके कारण होता क्या है, प्रोहेसिस जो है तने का शीर्ष भाग जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रकाश की ओर गति करता है, सूरज की ओर गति मतलब प्रकाश की ओर गति करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती अर्थात नीचे की ओर वृद्धि जो है वो नहीं करता है, जबकि जड़ें क्या है, ऋणात्मक गुण जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर अगर बात करें जड़ों का समारंभन, 3 नंबर है जड़ों का समारंभन। तो ऑक्सीजन जड़ों के भाई ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के कार्य के प्रभावों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन है वो जड़ों के निकलने को प्रेरित करता है। जड़ें जो निकलती हैं उनको कौन प्रेरित करता है, ऑक्सीजन करता है। जैसे गुलाब है, बोगेनविलिया है, नींबू है, संतरा है आदि में तना या कलम लगाकर नया पौधा तैयार किया जाता है। कलम हमने बात की थी पीछे वाले चैप्टर में, तो कलम लगाकर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यदि कलम के नीचे सिरे पर ऑक्सीजन के घोल में उसको रखा जाए तो कटे भाग पर सिर सीध क्या निकली जाएंगी, जड़ें निकल जाएंगी। तो सीधा सा मतलब यही है, जड़ें जो हैं वो ऑक्सीजन के प्रभाव से वृद्धि करती हैं। इस कार्य के लिए IBA भी काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, IBA इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल जो है वो भी काम में लिया जाता है। 4 नंबर है बच्चों अनिषेक फल, ये इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फल, अनिषेक इसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ये भी शब्द आपको याद रखना है, पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन की सबसे पहले तो परिभाषा की बात करते हैं कि अनिषेचित अंडाशय से, किससे, ऐसा अंडाशय जिसका निषेचन ना हो, अनिषेचित अंडाशय से विकसित फल। अनिषेचित, भैया अंडाशय से फल होता है लेकिन यहाँ पे है अनिषेचित अंडाशय से विकसित फल को, इस फल को तो कहा जाता है अनिषेक फल, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है। अर्थात अनिषेचित अंडाशय से विकसित फल की क्रिया को क्या कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। ये फल जो बनते हैं इनमें बीज नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये बीज रहित होते हैं। अनिषेक फलन द्वारा जो भी फल बनते हैं वो बीज रहित होते हैं। जैसे कि बात करें संतरा है, ठीक है, नींबू है, तरबूज है, बैंगन है, अंगूर हैं, ठीक है, ये सब जो हैं क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। यदि कली अवस्था में पुष्पों से पुंकेसर निकाल कर अगर हम बात करें कली अवस्था की, तो पुंकेसर जो होता है उससे अगर हम क्या पुष्प से पुंकेसर को अगर निकाल दें, किसको निकाल दें, पुंकेसर को। मान लीजिए ये पुष्प है, ये पुष्प है, ये इसका पुंकेसर है, इसको निकालकर वर्तिकाग्र पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए। ये वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देते हैं तो क्या होगा, बीज रहित अनिषेक फलन उत्पन्न होते हैं। तो बीज रहित अनिषेक फलन की क्रिया जो है वो होगी। 5 नंबर है बच्चों फसली पौधों के गिरने से बचाने में, किसको, फसली पौधों को गिरने से बचाव करता है, ठीक है ना। जैसे गेहूं है, ठीक है, इनके अंदर इनका छिड़काव करने से पौधे का नीचे का जो भाग है वो मजबूत हो जाता है। 6 नंबर है बच्चों प्रसुप्तावस्था का नियंत्रण। देखो प्रसुप्तावस्था जो है उसको ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बीजों व कंदों में, बीज और जो कंद होते हैं उनमें इस प्रसुप्तावस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है या इसको बनाए रखता है। अर्थात बीजों के अंकुरण व कलिकाओं के प्रस्फुटन को क्या करता है, रोकता है, उन्हें लंबे समय तक क्या है, संग्रहित रखने का कार्य करता है। जैसे कि NAA के छिड़काव द्वारा आलू के कंदों को लगभग 3 वर्ष तक संग्रहित किया जाता है।
जो नेप्थलीन एसिटिक अम्ल है, कौन सा? नेप्थलीन एसिटिक अम्ल। नेप्थलीन एसिटिक अम्ल अगर हम आलू की कंद पर इसका छिड़काव करते हैं, किस पे? आलू के कंद पर इसका छिड़काव करते हैं, तो ये लगभग 3 वर्षों तक संग्रहित रहते हैं या खराब नहीं होते हैं। 7 नंबर बात करते हैं पुष्पों की सघनता कम करना, इसमें भी NAA काम में लिया जाता है। 8 नंबर अगर हम बात करें पुष्पों की सघनता कम करने में, उदाहरण आप आम दे सकते हो। विलंगन पर प्रभाव, विलंगन पर प्रभाव, देखो परिपक्व होने से पूर्व ही पत्तियां, फूलों तथा फलों का गिर जाना विलंगन कहलाता है। विलंगन किसे कहते हैं? जब मान लीजिए कोई पौधा है, तो पौधा परिपक्व, पौधे में परिपक्व होने से पहले ही, जैसे पत्तियां, फूल तथा फल, जैसे मारवाड़ी में अगर हम बोलें तो बेर जो है उसमें अगर बेर पूरे पकने से पहले ही अगर गिर जाए, जिन्हें हम क्या खट्टे बेर बोल सकते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? विलंगन बोला जाता है। तो परिपक्व होने से पहले ही पौधे की पत्तियां, फूलों तथा फलों का गिर जाना ही क्या कहलाता है? विलंगन कहलाता है। ऐसी घटना होने पर अगर ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है तो क्या है? इसको रोका जा सकता है। 9 नंबर है बच्चों खरपतवारों का अनुमूलन। खरपतवारों का अनुमूलन, तो बच्चों आप लोग जानते हो खरपतवार क्या होते हैं? फसली पौधे के साथ अनावश्यक रूप से उगे हुए पादपों को क्या कहा जाता है? खरपतवार। अनुमूलन का मतलब होता है नष्ट करना। तो खेतों में फसली पौधों के साथ जो भी अनावश्यक पौधे उगते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। ये जो हैं जल खनिज आदि को पौधे और इनके साथ जो है प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, जिससे क्या है पौधा पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं कर पाता है। इसके लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन का उपयोग करके इन खरपतवारों को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए 2,4-D, ठीक है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड और 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक अम्ल काम में लिया जाता है। जबकि घास के लिए डेलापेन, घास के लिए कौन सा? डेलापेन काम में लिया जाता है, ठीक है। 10 नंबर है बच्चों परों का लघुकरण। परों का लघुकरण, परों का लघुकरण की बात करते हैं, जैसे नाशपाती है, सेब है आदि में जो अगर हम बात करते हैं तो लघु शाखाओं पर ही फलों का निर्माण होता है। जो छोटी शाखाएं होती हैं उन पर क्या है? जो फल हैं उनका निर्माण होता है। तो इन पौधों पर भी नेप्थलीन एसिटिक अम्ल का जो है छिड़काव किया जाता है, जिसके द्वारा जो इनके पर्व होते हैं वो उनको लघु करके इनकी संख्या में जो है क्या किया जा सकता है? वृद्धि की जा सकती है। 11 नंबर है बच्चों लास्ट उत्तक संवर्धन। कौन सा है? उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, आगे भी चैप्टर आएगा आपके। तो उत्तक संवर्धन तकनीक में भी क्या है? ऑक्सीजन जो है उसको काम में लिया जाता है और ऑक्सीजन से जो मूल निर्माण है, जड़ का निर्माण है। इसके अलावा अगर बात करें केलस विभेदन है, कौन है? केलस विभेदन है आदि जो है इसमें ऑक्सीजन काम में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने ऑक्सीजन के कार्य की प्रभावों की बात की, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन्स, जिसमें पहला शीर्ष प्रभाविता, कोशिका दीर्घीकरण, जड़ों का समारंभन, एनिसेक्वलन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, फसली पौधों के गिरने से बचाव में ऑक्सीजन काम में लिया जाता है, प्रसुप्ता अवस्था को नियंत्रण करने में ऑक्सीजन काम में ली जाती है, पुष्पों की सघनता, बहुत अधिक पुष्प लगते हैं उनको कम करने में ऑक्सीजन काम में लिया जाता है। कौन सा? NAA। विलंगन प्रभाव, अभी आपको विलंगन की परिभाषा बताई। खरपतवारों का अनुमूलन जो है वो भी काम में लिया जाता है। परों का लघुकरण है वो भी इसमें काम में लिया जाता है। उत्तक संवर्धन की क्रिया है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन आपका जो था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम
आज 2 नंबर हार्मोन की बात शुरू करेंगे जिसका नाम है जिब्रेलिन। 2 नंबर हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 नंबर आपका पादप हार्मोन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करेंगे विस्तार से, बड़ा ही रोचक टॉपिक आपके, ठीक है ना। जिब्रेलिन कई बार कंपटीशन के अंदर इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट ग्रेड लेवल तक इस एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो इसकी जो खोज है वो जापान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी। और जापान में एक चावल के रोग से संबंधित हुई थी। किसके रोग से संबंधित हुई थी? चावल के रोग से संबंधित इसकी जो खोज है वो हुई थी। कहाँ हुई थी खोज? जापान में, और चावल के रोग से संबंधित हुई थी। हुआ क्या था कि जापान में 1890 में चावल या धान बोलते हैं, खबर कैसे हुई थी? 1890 में क्या हुआ था? जापान के अंदर चावल या धान के खेतों में कुछ ऐसे असामान्य रूप से लंबे एवं पुष्पन अभाव वाले पौधों की वृद्धि हुई कि चावल की खेती की गई थी, चावल या धान की खेती की गई 1890 में, लेकिन उनके साथ असामान्य रूप से लंबे पौधे पाए गए तथा उनमें पुष्पन का अभाव था, ऐसे पौधे पाए गए। तो इस प्रकार के चावल के पौधों को क्या, इस रोग को क्या नाम दिया गया? बेकने रोग दिया गया। बेकने रोग कहा गया। चावल के साथ चावल की ही जाति का ये रूप बना, ये रोग के कारण बना। वो असामान्य रूप से लंबे हो गए, उनमें पुष्पन का अभाव था। इस रोग को क्या नाम दिया गया? बेकने रोग नाम दिया गया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक था होरी, उन्होंने 1890 में खेती गई, उन्होंने 1898 में इस जो बेकेने रोग है इसका अध्ययन किया। इस बेकेने रोग का क्या किया? अध्ययन किया। और उन्होंने बताया कि रोग से ग्रसित पौधे असामान्य रूप से लंबे व पतले होते हैं। इन्होंने इस बेकेने रोग पर अध्ययन किया और उन पौधों को क्या बताया कि असामान्य रूप से लंबे व वो क्या होते हैं? पतले होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इनमें पुष्पन भी नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है, पुष्पन का मतलब क्या है? जनन की क्रिया जो है वो नहीं होगी, अर्थात परागकण जो है वर्तिकाग्र पर नहीं आएंगे तो उनमें अंकुरण की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। इसे क्या बोला जाता है? पुष्पन बोला जाता है। तो पुष्पन की क्रिया भी उनमें नहीं होगी तथा फल बीज उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे। अगर सीधी सी बात है, पुष्पन की क्रिया नहीं होगी तो फल और बीज नहीं बनेंगे। अतः होरी ने इन पौधों को बेवकूफ नवोद्भिद कहा। क्या नाम दिया? बेवकूफ नवोद्भिद कहा, अर्थात फॉलिस सीडलिंग नाम दिया। बेवकूफ नवोद्भिद कहा। तो बेवकूफ नवोद्भिद किन पौधों को कहा जाता है? चावल के साथ सामान्य रूप से लंबे व पतले पौधे का उत्पन्न होना, जिनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, उन्हें क्या नाम दिया गया? बेवकूफ नवोद्भिद नाम दिया गया। धान का यह एक रोग जो भाई इस बेकेने रोग की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेकेने रोग जो है ये एक कवक द्वारा, किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। और इस कवक का नाम सुनना आप, जिब्रेला, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। इस कवक का क्या नाम है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इस कवक के द्वारा यह होता है, ठीक है। इसके बाद में किसके द्वारा होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक द्वारा होता है। इसके बाद में जापान के एक वैज्ञानिक थे कुरोसावा, उन्होंने 1926 में यह बताया कि इस कवक के स्राव को पौधों पर छिड़कने से यह रोग हो जाता है। कि इस कवक का छिड़काव, इस कवक से स्राव निकाला, उसका छिड़काव अगर इन पौधों पे किया जाता है तो ये रोग हो जाता है। ये चावल के पौधों पर किया जाता है तो ये रोग हो जाता है। ये किसने प्रमाणित किया था? कुरोसावा नाम का वैज्ञानिक था। इसके बाद में 2 वैज्ञानिक जापान के ही थे, एक तो आबुता, जापान के नाम ऐसे ही होते हैं, और एक था हायाशी।
एक तो था याबुता तथा दूसरा था हायाशी। इन्होंने 1939 में, कब 1939 में ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो कवक है, इस कवक से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन प्राप्त किया। शुद्ध क्रिस्टलीय क्या प्राप्त किया? रसायन प्राप्त किया। और उस शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को इन्होंने क्या नाम दिया? जिब्रेलिन नाम दिया। और उस रसायन को क्या नाम दिया इन्होंने? जिब्रेलिन नाम दिया। ठीक है, तो जिब्रेलिन रसायन किसने प्राप्त किया? याबुता और हायाशी ने 1939 में प्राप्त किया था। इसके बाद में दो वैज्ञानिक और आए, ब्रायन नाम का वैज्ञानिक आया, साथ में उनके फ्रेंड्स थे। ठीक है, उन्होंने 1954 के अंदर एकल जिब्रेलिन का शुद्ध रूप प्राप्त किया। एकल जिब्रेलिन का, ठीक है ना, एकल जिब्रेलिन का शुद्ध रूप प्राप्त किया, जिसे क्या नाम दिया इन्होंने? जिब्रेली कमल। उसे क्या कहा इन्होंने? देखो इस कवक से ही चला है, जिब्रेला नाम से ही जिब्रेलिन प्राप्त हुआ, फिर एकल रूप है उसको जिब्रेली कमल कहा गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जिब्रेलिन के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में विस्तार से बात थी। अगर हम बात करें विभिन्न कवकों व उच्च पादपों में अब तक 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त हो चुके हैं। कवकों और जो उच्च कैटेगरी के पादप हैं उनके अंदर 100 से अधिक जो हैं जिब्रेलिन जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। इनको GA1, GA2, GA3 इस प्रकार से GA100 इस प्रकार से ये नाम दिए गए हैं। जिब्रेलिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100 तक ये नाम दिए गए हैं। जिनमें से अगर हम बात करें GA3 की, किसकी बात करें? GA3 की बात करें तो ये सबसे पहले खोजे जाने वाला, तो सामान्य रूप से पाए जाने वाला जिब्रेलिन होता है। ये सामान्य रूप से लगभग सभी में पाया जाता है और इसकी खोज जो है वो सबसे पहले की गई थी। आगे वाली वीडियो में हम कल बात करेंगे रासायनिक प्रकृति की, इसकी रासायनिक प्रकृति की जो है वो बात करेंगे।